नमस्कार। सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में आपका स्वागत है। और काउंसलिंग का ये समय चल रहा है और काउंसलिंग में लगातार रूल्स बदलने का, फीस बढ़ने का। तो एमबीबीएस की काउंसलिंग इस साल जो है वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड है। कभी कुछ अच्छी न्यूज आती है, जैसे बिहार में आई कि 50% सीटें जो है गवर्नमेंट फीस में आई। कभी कुछ एनआरआई कोटे में स्पॉन्सरशिप बंद होगा, फिर रोल बैक। तो ये जो चल रहा है अभी, कि एक नियम आता है, फिर वो नियम तुरंत हटता है, फिर रिवाइज नियम आता है। नए कॉलेजेस नहीं आ रहे हैं। जो कॉलेजेस हैं उनमें फीस काफी बढ़ती जा रही है। अभी लेटेस्ट जो है ये न्यूज़ है कि शारदा यूनिवर्सिटी जैन माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया है और उसकी फीस अब 19,25,000 हो गई है। तो ये जो रोज नए नियम, नए फीस का बढ़ना, तो ये सारी चीजें जो है ये काफी डिस्टर्ब कर रही है इस साल की काउंसलिंग को। और ये जो है ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और काउंसलिंग भी आगे बढ़ने का नाम, काउंसलिंग भी अभी तक स्पीड नहीं पकड़ रही। लगातार स्केड्यूल में केवल और केवल पोस्टपोनमेंट, लगातार आप रिवाइज 6 बार रिवाइज स्केड्यूल एमसीसी ने निकाला है। तो हम लोग पहले इसके बारे में ही बात करते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? क्या ये नियम पहले से तय नहीं किया? क्या फीस पहले से डिसाइड नहीं हो सकती है? तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ये हर साल का ये चल रहा है। और इस पे एक सख्त कुछ ना कुछ कंट्रोल लेने की जरूरत है गवर्नमेंट। जैसे कि पिछले साल एग्जामिनेशन के ऊपर में बहुत सारे सख्त मेजर लिए गए थे, तो ये काउंसलिंग के ऊपर में भी कुछ सख्त मेजर लेने बहुत जरूरी है। रूल्स प्री डिसाइडेड होने चाहिए। एक बार नीट का रिजल्ट आउट हो जाता है, इसके बाद से कोई नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आउट होता है, आप ब्राउज़र को 1 हफ्ते के अंदर में जारी कीजिए। ये एकदम से क्लियर होना चाहिए कि नीट रिजल्ट के विदिन 1 वीक एमसीसी और जितने नियम हैं, जो भी स्टेट को भी, कि और स्टेट को 2 हफ्ते दे दीजिए कि नीट रिजल्ट के 2 हफ्ते के अंदर में आप अपने सारे रूल्स डिक्लेयर कर दीजिए। सारे अगर स्टेट ब्राउज़र पहले रिलीज़ कर दें, एमसीसी अपना ब्राउज़र पहले रिलीज़ कर दे, तो कम से कम नियम पहले डिफाइंड हो जाएंगे। एनआरआई कोटा होना है, नहीं होना है, स्पॉन्सर्ड एनआरआई होना है, नहीं, किस स्टेट में होगा, किस में, ईडब्ल्यूएस कोटा होना है, नहीं, और किसी भी तरीके का गवर्नमेंट स्कूल कोटा लगना है, नहीं लगना है, फीमेल रिजर्वेशन देना है, नहीं देना। तो ये जो है ना, ये क्लैरिटी, ये कोर्ट की तरफ से ये बार बार डिसीजन लेके जाना आना, ये नहीं होना चाहिए। एक बार में अगर नियम क्लियर है, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या रूल है, ये तो ये सब जो है ना, ये क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। जब ये क्लियर होगा तो पेरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो कि उसे कौन से स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, कहाँ नहीं, कहाँ के लिए क्या रूल है। डोमिसाइल का कोई रूल है, पहले स्पेसिफाई कर दीजिए ब्राउज़र में कि कौन सा स्टेट डोमिसाइल का क्या रूल रखेगा और किस आधार पे उसे डोमिसाइल मिले। तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर में पहले से सारे रूल्स डिफाइंड हो जाने चाहिए। इसके बाद है कि फीस का, फीस जो है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको एक बार जब ब्रोशर निकलता है उसके बाद टाइमलाइन दीजिए कि काउंसलिंग का विंडो खुलने से पहले फीस आनी चाहिए। जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, मान लीजिए कि नीट रिजल्ट आने के बाद 4 हफ्ते बाद हो रहा है, 1 हफ्ते बाद एमसीसी ने ब्रोशर निकाला है, 2 हफ्ते बाद स्टेट ने निकाला है, तो 3 हफ्ते के अंदर में फीस क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तो पेरेंट और स्टूडेंट जो है अपनी चॉइस लिस्ट बना के तैयार रहे कि उनके स्कोर के बेसिस पे रिजल्ट आउट हो चुका, उन्हें पता है उनका क्या स्कोर है, उनका क्या रैंक है, और उनको जो है कौन से स्टेट में उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, ब्राउज़र उन्होंने पढ़ लिया है। और अब उनको फीस का भी पता है कि कहाँ कितनी फीस है, ताकि वो अपनी लिस्ट बना के रेडी रहें और फिर काउंसलिंग स्टार्ट। अगर ऐसे काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग 3 राउंड में ही खत्म हो जाएगी और काउंसलिंग के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। जितने नए कॉलेजेस ऐड होने हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक बार फीस डिक्लेयर हो रहा है 3 हफ्ते के अंदर में, और चौथे हफ्ते से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है या तीसरे हफ्ते के बाद से ही काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, तो वहीं पर आपको कॉलेज की भी लिस्ट जारी हो जानी चाहिए, फीस और कॉलेज लिस्ट।
नए कॉलेज कौन-कौन से आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे। ताकि जो है ना, एक क्लैरिटी के साथ काउंसलिंग स्टार्ट। ये जो इस तरह से काउंसलिंग होती है सस्पेंस के साथ, हर वक़्त आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा और आप इस डर में ही चल रहे हैं, कौन-सा कॉलेज आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कौन-सा नियम रहेगा, कौन-सा नहीं रहेगा। तो ऐसे जो डर में जब आप काउंसलिंग करते हैं, कंफ्यूज स्टेट में काउंसलिंग करते हैं, तो आपसे एरर होने के चांसेस हैं और फिर आपको दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में नए गवर्नमेंट कॉलेजेस आ तो अब आप ऐसे समझिए कि जिस बच्चे को अगर पता ही नहीं है, तो वो तो दूसरे राउंड में कोई कॉलेज लेके, प्राइवेट कॉलेज लेके सेटल्ड हो सकता है और पता चला तीसरे राउंड में, पता चल रहा है चौथे राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये जो है उस बच्चे के साथ जो है एक्चुअली नाइंसाफ़ी। तो आपको जो है कॉलेज लिस्ट पहले से जारी होनी चाहिए कि ये कॉलेज आ रहे हैं और जो नहीं आ पाए नहीं आएंगे, वो अगले साल आएंगे। लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए, काउंसलिंग के बीच में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कोटा है, चाहे वो डिफेंस है, एनसीसी है, फ्रीडम फाइटर है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी है, उसके बारे में भी प्रोस्पेक्टस में पहले ही रूल क्लियर हो जाने चाहिए। हम इतना परसेंट दे रहे हैं, ये हम क्राइटेरिया रखा है हमने, इस बेसिस पे हम आपको इस स्पेशल कोटा का रिजर्वेशन दें। कि अगर हम सिंगल गर्ल चाइल्ड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हम कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं किसी भी स्टेट में, एक गवर्नमेंट स्कूल का कोटा लाना चाह रहे हैं या वट तो वो पहले से क्लियर होना चाहिए। तो ये इस साल जो है नए कॉलेजेस गवर्नमेंट के अभी तक किसी कॉलेज का पता नहीं है और पुराने कॉलेजेस में भी सीट बढ़ने का वो भी कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन बाकी सारे नेगेटिव जितने हैं काउंसलिंग के, वो सारे इस साल हुए। तो मैं आपको इसीलिए शुरुआत में आपको पहले ये बताया कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है और किस तरह से ये काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग का कैलेंडर भी पहले से प्री डिफाइंड हो, ताकि जो है ना पेरेंट और स्टूडेंट को पता हो कि ये कब टेंटेटिव स्केड्यूल पब्लिश होगा। हाँ, ये वीक तो लिख दीजिए, जैसे ये क्लियर है नीट का एग्जाम होना है तो फर्स्ट संडे ऑफ में होना है, तो ऐसे ही क्लियर रहे कि देखिए यहाँ का जो किसी काउंसलिंग का हम कैलेंडर पब्लिश करेंगे लास्ट वीक ऑफ फरवरी या थर्ड वीक ऑफ मार्च। जो भी स्टेट्स पहले अपना निकालते हैं फॉर्म, चाहे वो केरला है या कर्नाटका है, जो भी स्टेट्स अपना पहले फॉर्म रिलीज करना चाह रहे हैं, तो वो प्री डिफाइंड अपना पहले ही विंडो बता दें कि हमारे फॉर्म्स अगर आप भरने में इंटरेस्टेड हैं तो हम इस वक्त अपना फॉर्म रिलीज करेंगे। अगर आप 2 बार रिलीज करना चाहते हैं तो लिखिए कि हम एक बार जो है रिलीज करेंगे जनवरी के थर्ड वीक में और दूसरी बार अगर हमें एनफ स्टूडेंट नहीं मिलेंगे तो हम अप्रैल के सेकंड वीक में भी वापस से फॉर्म को लाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि लोगों को पहले से पता हो। हम लोग ये कॉल्स हैंडल करते हैं और हमें पता है कि पेरेंट और स्टूडेंट कितना परेशान होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि कब फॉर्म आएगा, कब नहीं आएगा, दोबारा खुलेगा, नहीं खुलेगा, आएगा, नहीं आएगा। तो जब आप पहले से ही इसको कर देंगे कि इस वक्त आएगा, तो पेरेंट भी उस समय में चेक कर सकते हैं वेबसाइट को कि हाँ, कर्नाटका का फॉर्म अब रिलीज होगा, या हमें भी पहले से पता होगा तो हम लोग आपको बता सकते हैं। कैलेंडर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, काउंसलिंग कैलेंडर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऐसे करके निकाल देना चाहिए पहले से कि ये रहेगा, ताकि आप प्रिपेयर्ड। तो ये एक सजेशन था और ये एक्चुअली बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले ये सारी बातें बताई। ऐसी स्थिति में जब कॉलेजेस में काफी फीस बढ़ने की वजह से और काउंसलिंग के भी काफी डिले हो जाने की वजह से, ऐसे भी कई स्टूडेंट हैं जो 1 बार, 2 बार, 3 बार ड्रॉप ले चुके हैं और ऐसे बच्चों के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता है कि जब इतनी फीस बढ़ जा रही है, बिहार में भी जो ओपन स्टेट था और वहाँ थोड़ी सी फीस जो है रीजनेबल थी, उत्तर प्रदेश में तो ये भी जब मुश्किल हो रहा है, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक है, उनके लिए भी इंडिया में कोई अब बहुत सस्ता ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए इस सेशन में आज मैं बात करूंगा कि अब्रॉड में वो कहाँ जा सकते हैं। विनीत हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिफेंस कोटा के बारे में जानकारी, विनीत जी जानकारी है और डिफेंस कोटा के बारे में। और डिफेंस कोटा देखे हर जगह जो है, हर स्टेट में आपको एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है और वहां पर के लिए आपको अपने स्टेट सैनिक बोर्ड में जाके आप अप्लाई करेंगे, जो आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको मिलेगा और जो प्रायोरिटी 1, 2, 3 में है उनको ज्यादा संभावनाएं रहती है और ऑलमोस्ट हर स्टेट में है ये, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप हिमाचल से हैं, चाहे आप हरियाणा से हैं। और जिनके जिस स्टेट में नहीं है उनके लिए ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड के तहत वो आ सकते हैं और केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भी अगर वो प्रायोरिटी 1, 2, 3 में है तो उनको सीट मिलती है। विनीत जी, यही आपको संक्षेप में यही जानकारी है।
डिफेंस कोटा की 1-to-1 बाकी आप सेशन ले सकते हैं, तो आप अपने पर्टिकुलर केस को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब्रॉड में क्या ऑप्शंस हैं स्टूडेंट के पास। देखिए आज के डेट में अगर आपको अब्रॉड के ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अगर आप बड़ी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज उसमें जाना चाहते हैं, तो आपके पास यूके का भी ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको एग्जाम लिखना है, यूकैट, 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और आपको पहले से उसके लिए मेहनत करनी है। अगर 2026 में जाना है तो आपको अक्टूबर नवंबर से उसके लिए, और अगर आप यूरोप के और दूसरे कंट्री जैसे इटली में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आईमैट का एग्जाम है, और उसके लिए भी आपको अक्टूबर नवंबर से सीरियस हो जाना है, प्री एनरोलमेंट करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर आप जा सकते हैं। वहां पर आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है, फीस भी कम है, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस है। अगर उसके लिए स्कॉलरशिप के ब्रैकेट में आप आते हैं तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी पोलैंड है, हंगरी है, तो यूरोप के भी ऐसे कंट्रीज में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भारत के नजदीक में और भारत जैसी पढ़ाई, भारत जैसा सिलेबस, भारत जैसे पेशेंट डिजीज पैटर्न इसको देखना चाहते हैं तो आपके पास नेपाल और बांग्लादेश अच्छे ऑप्शन हैं। बांग्लादेश अभी थोड़ा पॉलिटिकली अनस्टेबल है, तो नेपाल की तरफ ज्यादा प्रेशर है। नेपाल में नीट सिर्फ अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप नेपाल में जा सकते हैं। 17-18 प्राइवेट कॉलेज हैं और वहां पर जो फीस है वो $75,000 की ऑफिशियली है। 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देना है 25-25 हजार डॉलर। कुछ कॉलेजेस में नेगोशिएशन है, लेकिन अगर आप 60-70 लाख का आपका बजट है तभी नेपाल आपके लिए ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। एक कॉलेज अभी किस्ट है जो थोड़ा काठमांडू से दूर है, टॉप क्वालिटी तो नहीं है काठमांडू मेडिकल कॉलेज या नेपाल मेडिकल कॉलेज की तरह, लेकिन आपको एक रीजनेबल फीस पे 57.5 लाख में आपको ऑल इंक्लूसिव में वो मिल रहा है, तो आपको एक थोड़ा ठीक ऑप्शन है। इसके अलावा भी नेपाल में कई जो बॉर्डर के टाउन हैं वहां पे भी आपको अच्छे ऑप्शन है। चाहे अगर आप विराटनगर में देखें तो विराट है, नोबल है, भरतपुर में भी चितवन है, कॉम्स है। इधर अगर आप गोरखपुर से अगर आप नजदीक में जाते हैं सनौली बॉर्डर से तो आपको देवदहा है, लुम्बिनी है, तो आपको कई सारे कॉलेज जो हैं वो बॉर्डर एरिया में भी हैं। नेपालगंज में है, फिर एक कॉलेज आपको वीरगंज में है, वो भी कॉलेज जो है नेशनल मेडिकल कॉलेज, वो भी कॉलेज जो नजदीक आता है। अगर आप सिलीगुड़ी की तरफ से देखते हैं तो आपको बीएनसी मेडिकल कॉलेज है जो झापा में है, वो सिलीगुड़ी से काफी नजदीक है, तो वो आपके लिए ऑप्शन है। तो आपके पास जो है करीब 10 कॉलेज जो है ये डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इसके नजदीक में आपको बॉर्डर पार करके आप नेपाल में जाके इन कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो नेपाल एक अच्छा ऑप्शन है। नेपाल में आपको पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, बहुत बड़ा इंटेक नहीं है, 100 स्टूडेंट का इंटेक है, उसमें से 33 स्टूडेंट बाहरी होते हैं, बाकी स्टूडेंट जो है लोकल नेपाली स्टूडेंट है। तो आपको वो एक अच्छा ऑप्शन है नेपाल का, नेपाल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट टू 60 to 70 लाख। नेपाल के बाद देखिए बांग्लादेश भी भारत से बॉर्डर शेयर करता है, और वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ये सब के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बांग्लादेश बहुत एक्सेसिबल है, बहुत नजदीक है, और वहां पर भी कई कॉलेजेस हैं, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकली अभी अनस्टेबल है, इसलिए बांग्लादेश में भी, और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा सीट नहीं है। बांग्लादेश में 70 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन हर कॉलेज में 30% सीट ही है जो कि बाहरी स्टूडेंट के लिए है। तो आप ये समझिए कि करीब 2000 स्टूडेंट जो है वो बांग्लादेश भारत से जा सकते हैं, और नेपाल के लिए तो सिर्फ 550 सीट है। तो ये बहुत बड़ा इन दोनों कंट्रीज में बहुत बड़ा इंटेक नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिटी मच बेटर है। और बांग्लादेश में भी जो कलकत्ता के बच्चे हैं उनके लिए जैसे खुलना नजदीक होता है, या जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए राजशाही नजदीक होता है, या त्रिपुरा के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्टेट कई जो बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट हैं वो नजदीक हैं। तो आपको इन स्टूडेंट्स के लिए ये नजदीक है, और मुस्लिम बच्चों के लिए ये अच्छा होता है। लेकिन बांग्लादेश में भी जो एक क्लॉज है कि आप ज्यादा ड्रॉप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको वो देखना है, और 60% मार्क्स होना चाहिए वो देखना है। अगर आप ये दोनों क्लॉज को पूरा करते हैं, जैसे सिर्फ अगर आप 2025 में जाना चाहते हैं तो 24 में 12th क्या हो या 25, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वहां जा सकते हैं। बाकी जो बहुत ज्यादा ड्रॉप ले चुके हैं वो वहां के लिए एलिजिबल नहीं। तो अगर ये आपका कंडीशन में फिट बैठते हैं आप, तो आप बांग्लादेश जा सकते हैं। नेपाल के बारे में आपको एक बात बता दूं, नेपाल में सेम ईयर का नीट क्वालिफिकेशन चाहिए होता था, लेकिन इस बार हो सकता है कि नियमों में थोड़ा बदलाव हो, और वहां पर भी आपको पीछे वाला जो जैसे जो 2024 में नीट क्वालिफाई है 25 में नहीं कर पाया है, उसको भी शायद इस बार
एलिजिबल बनाया जाए। तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इस तरह का अगर आप इस सिचुएशन में हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, इस बार ये बदलाव हो सकता है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बाद क्या ऑप्शन रह जाता है? अच्छा, बांग्लादेश का मैंने फीस नहीं बताया आपको। बांग्लादेश में देखिए फीस जो है वो अगर आप 35,000 से लेके $50,000 में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। 35,000 $40,000 में भी बांग्लादेश में ऑप्शन है। तो 35,000 $40,000 वाला जो कॉलेजेस है वो 30-35 लाख रुपए का आपका टोटल बजट आता है, और ये आप ठीक ठाक ऑप्शन में है। बांग्लादेश के बारे में ये है। इसके अलावा इन दो कंट्रीज के अलावा जहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे जाते हैं वो रसिया है। रसिया में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और रसिया के लिए अभी एडमिशन भी बहुत तेजी से, पिछले साल भी काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट गए हैं, और इस साल भी बहुत सारे जो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं उनका अभी एडमिशन क्लोज पोजीशन पे भी है। तो रसिया के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वेबसाइट पे आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के पूरा डिटेल फी स्ट्रक्चर सब कुछ मिलता है। तो आप जो है bodmaseducation.com, वहां जाकर आप एमबीबीएस अब्रॉड ये वाले पेज में जा सकते हैं। आपको एग्जैक्ट लोकेशन पाथ भी बता देता हूँ। वहाँ आपको सब पूरा कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा। आप एमबीबीएस अब्रॉड में आएंगे, एमबीबीएस अब्रॉड में आने के बाद आप नेपाल, बांग्लादेश, रसिया, आप पेज पे क्लिक करेंगे। आप रसिया के बारे में बेसिक जानकारी और रसिया के सारी यूनिवर्सिटी का नाम है, उस पे आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और आप जो है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। और रसिया के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। इसके अलावा जॉर्जिया भी एक ऑप्शन है। जॉर्जिया जो है थोड़ा सेफ कंट्री है, रसिया से वो महंगा है लेकिन थोड़ा सेफ कंट्री है। इंडियन फूड बड़ा आसानी से अवेलेबल है, बहुत बड़ी संख्या में वो इंडियन स्टूडेंट हैं। दिल्ली से सीधी फ्लाइट है टिबिलिसी की। तो ये कुछ चीजें जो है जॉर्जिया को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाती है। यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम जो पढ़ाई का है वहाँ वो है। तो ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा जॉर्जिया को फेवरेबल बना रही है। और जॉर्जिया में आप सेमेस्टर वाइज में फीस दे सकते हैं। मान लीजिए $6,000 की फीस है तो $3,000 करके सेमेस्टर में आप फीस दे सकते हैं। $3,000 आपका लिविंग एक्सपेंस है। तो अगर आपका बजट इतना है कि आप साल में $10,000 खर्च कर सकते हैं तो आप जॉर्जिया भी जा सकते हैं। और थोड़े चीपर यूनिवर्सिटीज भी हैं और इसे भी थोड़े एक्सपेंसिव है, $8,000 वाले भी हैं। तो अगर आपका बजट 40 से 50 लाख है, मतलब नेपाल के बजट और से आप कम है और बांग्लादेश के बजट से आप ज्यादा में है, तो आप जॉर्जिया प्रेफर कर सकते हैं। और जॉर्जिया में आपको सुविधा यही है, नेपाल में भी आपको फ्रंट लोडेड है। नेपाल में आपके पास एडमिशन के समय में 20 लाख के आसपास में कम से कम होना चाहिए, और बांग्लादेश भी फ्रंट लोडेड है, वहां पर भी आपको एडमिशन के फर्स्ट ईयर में ही 10-15 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हैं, जॉर्जिया में आप पार्ट पार्ट करके पैसा दे सकते हैं। तो ये आपको जॉर्जिया में सुविधा मिल, तो जॉर्जिया आपके लिए थोड़ा रीजनेबल है, आपको कंफर्टेबल हो सकता है। तो ये जो है ना मैंने आपको कवर किया। आप जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस लाइसेंस, डेफिनेटली देखिए एक एडवाइजरी भी आया है। अब वो एडवाइजरी कितना ऑथेंटिक है मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम श्योर कि वो ऑथेंटिक है, लेकिन एक एम्बेसी ऑफ उज्बेकिस्तान का एक एडवाइजरी सर्कुलेट हो रहा है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ कॉलेजेस की लिस्ट को उन्होंने दे दिया है कि ये कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, और उन्होंने एनएमसी गजट को भी वहां उल्लेख किया है। तो अभी देखिए इसके बारे में तो थोड़ा और आपको वेट करना होगा। शायद अब एनएमसी इस पे एक्शन लेगा, क्योंकि एनएमसी ने भी अब एक अपना नोटिस निकाला था कि जिन यूनिवर्सिटीज को भी अप्रूव लिस्ट में आना है तो एक $10,000 ये लोग चार्ज करेंगे, और वो यूनिवर्सिटी को फिर विजिट करके उसके सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए वो लिखेंगे। तो इसके बारे में कमेंट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा और वेट कर लीजिए। एनएमसी अपने गाइडलाइन जरूर पब्लिश करेगा थोड़े दिनों में। अगर वो पब्लिश करता है तभी आप इस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि अभी जितनी भी बातें आप ये लाइसेंस के को लेके है, तो जिन जिन कंट्रीज में लाइसेंसिंग एग्जाम है ऑलरेडी, तो वहां तो आप अपना लाइसेंसिंग एग्जाम लिख सकते हैं। और उस कंट्री में जैसे यूएस है, यूके है, कोई भी जाके वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम लिख सकता है। और अगर वो लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करता है, वो कंट्रीज उसको पाथवे भी देती है, वहां सेटल डाउन होने का भी मौका देती है। लेकिन ये हर कंट्री में ऐसा है नहीं अभी तक पाथवे, और ऐसा सेटल डाउन होने का सिस्टम नहीं है। एनएमसी ने ये बात तो गजट में कर दिया, लेकिन ये हर छोटी छोटी कंट्रीज में ऐसा है ही नहीं। तो वो अभी आपको कैसे दे सकता है? और इसके बारे में हजारों हजार वीडियोस बनाने से कोई लाभ नहीं है। आपको जो है इंतजार करना है। अगर आपको वहां के एमबीबीएस ग्रेजुएट के बराबर में वो ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि जो ये कंडीशन है ये थोड़ा वेग है, तो एनएमसी इसके बारे में 2021 को ये गाइडलाइन आई थी। 2026 तक एनएमसी को इस पर क्लैरिटी देनी ही है, क्योंकि जब वहां से बच्चे लौट के आएंगे तो उनको क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी।
कि किसको कह रहे हैं कि ये सही है और किसको कह रहे हैं कि गलत है। क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ बोल के मैं कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम में एनएमसी के साइड से है, उनको ये पूरा क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि इस कंट्री में ये लाइसेंसिंग एग्जाम है, ये आपको पास करना। इस कंट्री में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है, यहाँ आपको वहाँ के लिए वहाँ का जो भी मेडिकल एसोसिएशन है उसमें रजिस्टर होना चाहिए। तो जब तक ये क्लियर नहीं लिखा जाता है, आप आधी बातें लिख देते हैं और फिर बाकी लोगों को मौका देते हैं कि अब आप अपनी-अपनी एनालिसिस वहाँ लाएँ। इसकी जगह में गवर्नमेंट को ये क्लियर लिख देना चाहिए कि अगर आप रसिया जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? क्या गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहा? उसे पता है। अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे रसिया जा रहे हैं, तो वो क्लियरली मेंशन करे कि ये होना चाहिए और गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे भी वहाँ एम्बेसी को ये सारी चीज़ें भेज सकता है और बता सकता है। तो हम आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है इसको क्लैरिफ़ाई करना और होपफुली अब तो इतना वक़्त गुज़र गया है, 4 साल हो चुके हैं उस बात को, तो अब ज़रूर गवर्नमेंट इस पे क्लैरिफ़िकेशन लाएगा। ये आप तय बात है कि 1 साल के अंदर में उसका क्लैरिफ़िकेशन आए। मैं अभी आपको इन्हीं कंट्रीज़ के बारे में सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कंट्री पॉपुलर है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट जा रहे हैं और आपको भी मेरा अभी एडवाइस यही है कि आप जो है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट जा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो यूनिवर्सिटीज़ पुरानी है और काफ़ी साल से जहाँ बच्चे जा रहे हैं, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जहाँ काफ़ी साल से बच्चे जा रहे हैं, ऐसी ही यूनिवर्सिटी को रिलाय करें और ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएँ। जिस यूनिवर्सिटी का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, जहाँ इंडियन स्टूडेंट कभी गया ही नहीं है या जिस कंट्री का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, जहाँ कोई इंडियन स्टूडेंट पहले से नहीं गया हुआ है, उसको थोड़ा आप अवॉइड करें। पहले भी एक एडवाइज़री में इन्होंने कुछ कंट्री, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट किया हुआ था। ऐसी कंट्री और ऐसी यूनिवर्सिटी से आप थोड़ा दूर रहें। और मैं कभी भी सेंट्रल अमेरिका और ये ईस्ट तिमोर और इस तरह की कंट्री और इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ को ना तो प्रमोट करता हूँ और ना मैं आपको एडवाइस करता हूँ। तो आप इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाएँ। लेकिन आप इन कंट्रीज़ को जिसके बारे में मैंने कहा है और हाँ, इन कंट्रीज़ में आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और इतनी ही बात है जो कि 100% ऑथेंटिसिटी से कही जा सकती है। बाकी सारी बातों के लिए आपको गवर्नमेंट के गज़ट या गवर्नमेंट के ऑर्डर या गवर्नमेंट के नोटिसेस इसका इंतज़ार करना है और कुछ न कुछ इसके बारे में क्लैरिटी और थोड़े दिनों में आ जाएगी। तो ये जो है अब्रॉड के बारे में मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ये जो मैंने आपको बताया और इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। कई कंट्रीज़ के बारे में अभी मैंने यहाँ नाम नहीं लिया है, जैसे फिलीपींस अच्छी कंट्री है, पहले बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट जा चुके हैं और अब वहाँ का जो डिपार्टमेंट है सीएचईडी जिसने अब कह भी दिया है, हम सबको फुलफिल करते हैं, हम सब करेंगे, हम ये देंगे। ये तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको फिलीपींस के बारे में कुछ कहूँ। या फिर चाइना, चाइना जहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में पास्ट में स्टूडेंट जा चुके हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ, लेकिन क्या वो लाइसेंस देंगे? क्या वहाँ लैंग्वेज का इश्यू और ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। इसलिए मैंने उस कंट्री के बारे में भी कुछ नहीं बोला और कई छोटी कंट्रीज़ के बारे में मैंने यहाँ कोई कमेंट नहीं किया है, जैसे उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के बारे में, आर्मेनिया, ये सब के बारे में मैंने यहाँ कुछ बोला। तो आप जो है ऐसी कंट्रीज़ में भी जाने से पहले किसी खास यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं, तो पूरा डिटेल रिसर्च कर लें। और भी यूरोप के अंदर में भी और कई छोटी-छोटी कंट्रीज़ का नाम आप बहुत प्रोमिनेंटली सुन रहे होंगे कि बेलारूस, लातविया, ये सब कंट्री में भी जाने से पहले आप अपना थॉरो रिसर्च कर लें। एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर में मेरे कमेंट्स थे। एमबीबीएस अब्रॉड में कोई बुराई नहीं है और एमबीबीएस अब्रॉड बंद भी होगा ऐसा नहीं है। एमबीबीएस अब्रॉड बच्चे जाएँगे ही करने के लिए और उससे हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, ना ही कंट्री को, ना स्टूडेंट को, ना सोसाइटी को। अगर कुछ स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के आते हैं, यहाँ इंडिया में सर्विस के लिए वो तैयार हैं क्योंकि देखिए पीजी तो आपको इंडिया में ही पढ़ना है और यहाँ अगर आप क्लिनिकल पीजी आप यहाँ करके और सोसाइटी के लिए सर्विस के लिए तैयार हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन दिस। हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि सारे जो है पैरामीटर्स को क्लियर करें और रूल्स को पहले से सही से एक्सप्लेन करें। जैसा कि मैं आपको इंडिया के बारे में बात कर रहा था, वैसे ही अब्रॉड के बारे में भी देखिए अगर आप जब तक इस सब चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी समझती है उनको कर देना चाहिए, एक-एक बात को आप क्लियर लिख दीजिए वहाँ कि ऐसा है, आप यहाँ नहीं जाइए। उसके बाद भी अगर कोई जाता है तो उसके फिर गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन जब तक आपने चीज़ों को क्लियरली नहीं लिखा है, तो ये तो डेफ़िनिटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो अपने एडवाइज़री लिखते हैं या आपने जो ऑर्डर्स, नोटिसेस हैं,
उसको जो है बहुत क्लियर लिखें, ताकि कॉमन स्टूडेंट्स को वो बात समझ में आए। तो आज के इस सेशन में मैंने यही सारी बातें की। इसके ऊपर में अगर आपको मेरे साथ वन टू वन सेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, या अगर आपको किसी खास यूनिवर्सिटी, किसी खास कॉलेज, किसी खास कंट्री के बारे में आपके सवाल हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे वो व्हाट्सएप नंबर देखते हैं, या अगर आपको हमारे से संपर्क करना है वो कर सकते हैं। ऑफिस आके मिलना है वो भी मिल सकते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए भी मेरा कैलेंडर ओपन है। कोई भी चाहे फिजिकल मीटिंग बुक करके मेरे साथ आके मिल सकते। नोएडा में मेरी अवेलेबिलिटी रहती है। तो यही सब बातें आपसे करनी थी। अगले सैटरडे को फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।